हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो बिहार स्टेट में एग्जाम्स होने वाले डेट्स आ गई हैं आप लोग के एग्जाम की, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। जिन बच्चों का कॉमर्स सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड में कॉमर्स है आपका, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर के आई हूँ, जिससे आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए और जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज भी कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आयगत व्यय का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज परचेज ऑफ लैंड, सैलरी, लीज, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें आपको मैंने काफी डिटेल में समझाया है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए हैं। इस वीडियो में आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कि जितने भी चीजें आपको पूछी जानी है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्या होगा, तो मैंने पहले बताया था, जो लॉन्ग टर्म से या लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पर जो सैलरीज दे रखी है यानी कि जो वेतन है वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ही क्या हो जाएंगे, बाकी तीनों होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप क्या दर्शाता है, व्हाट डज गैप रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर आपको गैप की फुल फॉर्म बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस गैप में क्या रहता है, तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है जो कि अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। जिसकी फुल फॉर्म आपको बेसिकली बतानी है। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल, जनरल एग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो गैप क्या दर्शाता है, गैप जो होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आमतौर पर या सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को डैश में दिखाया जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी कंसीव्ड बाय ए क्लब आर शोन इन डैश। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो आपको ये बताना है कि कोई क्लब है जिसमें लाइफ टाइम की मेंबरशिप ली गई है, उसके लिए जो फीस चुकाई गई है उस फीस को कहाँ पर दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लाभ हानि खाते में, आय व्यय खाते में या फिर आय खाते में। तो ये जो फीस होगी उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए ली गई है तो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हो गई है। एक तरह की आपकी फिक्स्ड उसमें चली जाएगी, जिसे हम बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांसेस, एन इनकम, एन एसेट, अ लायबिलिटी, एन एक्सपेंसेस। तो जो आपकी एडवांस में प्राप्त हो रहा है, जो सब्सक्रिप्शन मनी है या सब्सक्रिप्शन है, वो क्या कहलाता है, ये किस तरह का होगा, तो वो हो जाता है जो एक तरह की लायबिलिटी, एक दायित्व तो हो जाता है। जितनी भी चीजें एडवांस में रिसीव हुई होती हैं तो एक तरह से लायबिलिटी आप पर होती है, क्योंकि आपने अभी उस काम को किया नहीं है जिसके लिए आपको पहले से ही एडवांस मिल गया है। तो आपका एक दायित्व की तरह हो जाता है कि उसे आपको पूरा करना है या उस काम को आपको करना है, तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य हानि को डेबिट किया जाएगा। द अबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि असामान्य हानि, तो एक तो होता है आपका नॉर्मल लॉस जो होता है, दूसरा हो जाता है अब नॉर्मल लॉस। आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया होगा जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, तो वहां पर आपने अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल वेस्टेज है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो नॉर्मल तो सामान्य होता है कि हाँ इतना, कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंट का काम है तो वहां पर जो बोरियां आती हैं या जब सामान उतारा जा रहा होता है या लोड किया जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत तो वेस्टेज हो जाता है, वो तो नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन किसी भी तरह इस तरह का हुआ कि जिससे अब नॉर्मल लॉस हो गया, जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जिससे आप रोक नहीं सकते थे, वहां पर क्या रहता है कि इस तरह से कोई लॉस होगा तो उसे आप कहाँ पर डेबिट करते हैं, तो उसे जो दिखाया जाएगा वो जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वहां पर दिखाया जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्य है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका मूल्य क्या होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको किस मूल्य पर हम दिखाते हैं, जो अपनी बुक्स हम बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को हम किस मूल्य पर, किस तरह के मूल्य पर दिखाते हैं,
बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, या लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम होगा, या फिर लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी अधिक होगा। आपको पता ही है कहाँ पर दिखाया जाता है कि लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य होता है उसमें जो कम होता है, विच एवर इज लेस, उस पर दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक पुस्तकों का उपयोग निम्न द्वारा किया जा सकता है। यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स कैन बी मेड बाय ओनली लार्ज बिजनेस कंसर्न, ओनली स्मॉल बिजनेस कंसर्न, ओनली मीडियम साइज बिजनेस कंसर्न, ऑल ऑफ दीज। तो सहायक पुस्तकें आपने पढ़ा होगा कि जो पहले बुक कीपिंग होती है, पशुपालन होता है, तो आप जो जर्नल का काम करते हैं उसमें, तो कुछ उसकी सहायक पुस्तकें या सहायक बुक्स भी बनाई जाती हैं, जैसे परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कैश बुक बनाई जाती थी, ये सारी चीजें भी बनाई जाती हैं, तो ये सहायक पुस्तकें कहलाती हैं जर्नल की। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किस तरह के बिजनेस में इसको बनाना सही रहता है, कि जो बिजनेस होगा वो लार्ज स्केल पर हो रहा हो, या फिर छोटे स्तर पे हो रहा हो, या फिर मीडियम साइज में हो रहा हो, या फिर तीनों के लिए ही इसको बनाना जरूरी है, या वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये जो चीज है ये तीनों में ही अप्लीकेबल होगी, या तीनों के लिए ही वैलिड होगी, तीनों लोग ही बना सकते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल कंपनीज हो, चाहे वो मीडियम हो, या फिर स्मॉल हो, तीनों में ही उपयोगी होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद की अवधारणा का तात्पर्य निम्नलिखित को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंटिज्म रिफर टू टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल प्रॉफिट, ओनली कैश प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो क्या होते हैं इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मैंने आपको इसका एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाई हुई है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर जो रूढ़िवादी अवधारणा पूछ रहा है तो वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या चीज बताई गई है। तो इसमें बताया जाता है कि जो प्राप्त लाभ हैं उनको फिर भी ध्यान में ना रखें, लेकिन जो संभावित हानियां हैं, जो हानियां हो सकती हैं उनके लिए हमें प्रोविजन प्रावधान करना चाहिए, ये बताया गया है इस अवधारणा में, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स टू ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जो आयकर रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है उसमें किस तरह से उसकी फाइलिंग करते हैं, उसके आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्ट लगाना है कि कौन सा करेक्ट होगा। रजिस्टर योरसेल्फ, अपने आप को पंजीकृत करें। वेरीफाई ITR 5, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म, अपेक्षित फॉर्म का चयन करें। फिल फॉर्म एंड अपलोड, फॉर्म भरें और अपलोड करें। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद आपको चार जो चीजें दे रखी हैं, चारों ऑप्शंस को एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो कौन सा होता है कि इसमें जो आपको कोई भी काम जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उस चीज पर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो भी फॉर्म हमें भरना है सबसे पहले हम उस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पर, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म, अपेक्षित फॉर्म का चयन करें। उसके बाद क्या किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। फिल फॉर्म एंड अपलोड, फॉर्म को भरेंगे और फिर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो हमने फॉर्म भर लिया है उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाइड ITR, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें सीक्वेंस जो बना हमारा, तो A C D फिर B। तो इसमें ऑप्शन सब सिलेक्ट कर लीजिए कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर A जो दे रखा है उसमें A है, फिर C, फिर D, फिर B। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन A। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व किया करिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं। इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, तभी आप उसको आसानी से अरेंज कर पाएंगे। सही आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 138 सबसेक्शन 1, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन में कह रहा है जो आयकर का रिटर्न होता है उसे जो आपका आयकर अधिनियम है 1961, तो किस धारा में उसको फाइल किया जाता है या किस धारा में उसको सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आयकर रिटर्न होता है किस धारा में दे रखा है वो हो जाएगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की डेट तिथि है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज
13 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी दशा में जो उसको आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो उसको किस तिथि तक उसको फाइल कर देना चाहिए। तो वो हो जाता है 31 जुलाई। उसे 31 जुलाई तक अपना आयकर को या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो उसको फाइल कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत शिक्षा उपकर जो कि 4% लगता है, पहले 3% था, 4% हो गया है, की गणना किस राशि पर की जाती है? Under the Income Tax Act 1961, the education cess of 4% is calculated on the amount of income tax plus surcharge if any, gross total income, taxable income। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसमें जो 4% आपका एजुकेशनल सेस लगता है, वो किस राशि पर लगाया जाता है या उसको किस राशि पर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स निकल के आया है, जो इनकम टैक्स के बाद अधिभार भी जो सरचार्ज उसमें ऐड कर देते हैं, फिर या फिर सकल कुल आय पर या फिर कर योग्य आय पर। तो आपको याद होगा कि 5 हेड होते हैं इनकम के, 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस जो होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। इन पांचों हेड से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, इसको जो टोटल निकाला जाता है। जब पांचों हेड को ऐड कर लेते हैं तो हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सकल कुल आय। उसके बाद उसमें से हम 80C से 80U तक की जो सेक्शंस हैं उसकी डिडक्शंस देते हैं, और डिडक्शंस को देने के बाद हमारी जो इनकम निकलती है वो हो जाती है जो टैक्सेबल इनकम हो जाती है, यानी कि कर योग्य आय निकलती है या फिर कुल आय भी कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस आय पर हम टैक्स लगाते हैं। तो टैक्स में भी रहता है कि जो आपकी कैपिटल गेन है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है उसको अलग अलग रेट से लगता है। जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो लॉटरी है, इन सबसे जो इनकम होती है उसको अलग रेट से लगता है, तो उसको अलग कर लेते हैं, उसको अलग रेट से लगा लेते हैं। उसके बाद उसको लेस करने के बाद जो इनकम बचती है उस पर हम जो आपकी टैक्सेशन रेट्स दे रखी होंगी उस वर्ष, क्योंकि हर साल हर वर्ष चेंज हो जाती है आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, फिर हम उसमें ऐड करेंगे जो उसका सरचार्ज आया है, जो अधिभार आया है, वो डिपेंड करता है इनकम पर कि कितनी इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग सरचार्ज लगाया जाता है। 5%, 10%, 15%, वो डिपेंड करता है इनकम पर। के बाद हम निकालते हैं उस इनकम पर जो भी हमारी टैक्सेबल आई है तो टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद उस पर हम लगाते हैं एजुकेशनल सेस यानी कि शिक्षा उपकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर भी हमारी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो निकल के टैक्स लायबिलिटी आती है इसको ऐड करने के बाद वो भी आती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसमें से हम फिर टीडीएस को लेस करते हैं। जब टीडीएस को लेस करते हैं तो हमारी नेट टैक्सेबल लायबिलिटी निकल के आती है, शुद्ध कर दायित्व निकल के आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे गए शेयरों से प्राप्त लाभांश किस मद के तहत कर योग्य है? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिविडेंड ड्राइव फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, either capital gain or income from profit and gains of profit business or profession। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि स्टॉक एंड ट्रेड में जो अंश थे, जो शेयर्स थे वो रखे गए थे, उनसे जो लाभांश यानी कि जो डिविडेंड मिल रहा है वो किस हेड में, अभी मैंने आपको बताया कि 5 हेड होते हैं, यहाँ पर आपके 4 हेड के बारे में दे रखा है, तो किस हेड में जाकर के वो टैक्सेबल होता है, कर योग्य होगा, आपको ये बताना है। तो वो किस हेड में होता है? जब इस तरह से जो स्टॉक एंड ट्रेड में जो शेयर रखे जाते हैं उससे जो डिविडेंड मिलता है वो आपका अदर सोर्सेज में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित में निहित है। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर लाइज विद कमिश्नर अपील सेक्शन 246A, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, नन ऑफ दिस। तो जो निर्धारण अधिकारी है उसके आदेश के विरुद्ध जो अपील होती है वो कहाँ होती है? वो की जाती है आयुक्त यानी कि कमिश्नर सेक्शन 246A में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नॉट एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दिस। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड से जो हमें भूमि से, कृषि भूमि से प्राप्त जो किराया होता है, जो रेंट रिसीव्ड होता है, उसके बारे में आपसे पूछा है कि वो करमुक्त होगा, आंशिक रूप से करमुक्त होगा, या तो करमुक्त नहीं है, कर योग्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाता है? ये फुली एग्जेम्प्टेड होता है, पूरी तरह से करमुक्त होता है।
करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। Calculate the amount of liability if total asset is rupees 10,000, total liability is rupees 10,000 and total capital is equal to 5,000। यहाँ पर आपकी चीजें दे रखी हैं कि आपको बताया है कि आपकी टोटल एसेट 10,000 है, लाइबिलिटी जो टोटल है वो 10,000 है और कैपिटल क्या है 5,000 की है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लाइबिलिटी की राशि बताइए, तो आपने बैलेंस शीट के जो दो साइड होते हैं, एक लाइबिलिटी होता है दूसरा एसेट होता है, तो मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग की इक्वेशंस जो होती है, लेखांकन समीकरण जो होते हैं वो बताए थे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको दोनों साइड का टोटल बता दिया है और उसमें साथ में कैपिटल अलग से दे दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो अदर लायबिलिटीज होती हैं वो कितनी होंगी। उसके लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपकी टोटल एसेट दे रखी है उसमें से हम जो कैपिटल की अमाउंट है उसको लेस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमारी लायबिलिटी कितनी थी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल एसेट 10,000 की है और कैपिटल है 5,000 की, लेस कर दीजिए, आपको पता चल गया लायबिलिटी है आपकी 5,000 की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको टोटल लायबिलिटी का अमाउंट बता दिया है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ देखना ये है कि टोटल एसेट और जो आपकी कैपिटल दे रखी है उससे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको ध्यान में रखिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organization has furniture for rupees 90,000, cash rupees 1 lakh, debtor rupees 10,000, other asset rupees 1,000 and owner's equity is rupees 90,000. What is the liability on the organization? किसी संगठन में जो फर्नीचर है वो 90,000 का है, नकदी जो है वो 1 लाख की है, जो देनदारियां हैं वो 10,000 की हैं, अन्य परिसंपत्तियां 1,000 की और जो समतांश पूंजी है वो 90,000 की है। आपको ये बताना है कि संगठन का दायित्व कितना होगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही लिया गया है। बस यहाँ पर आपको टोटल एसेट ना बता करके उन्होंने एसेट को अलग अलग करके बता दिया है। आपको जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो चीजें हमारी एसेट साइड में आती है उसे हम एसेट साइड में लिख लेंगे। फर्नीचर आ जाएगा 90,000 का, कैश आ जाएगी 1 लाख की, जो आपके डेटर्स हैं 10,000 के वो आ जाएंगे और जो अदर एसेट दे रखी है 1,000 की वो आ जाएगी एसेट साइड में। टोटल आ जाएगा 2,01,000 का और दूसरे साइड जो लायबिलिटी है वहां पर सिर्फ हमको एक चीज पता है, कौन सी, जो इक्विटी दे रखी है हमारी 90,000 की। 90,000 लिख लीजिए, उसके बाद हम लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दायित्व कितना है, कितना आ जाएगा 1,11,000, वही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर दिखानी है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी? निम्न में से कौन सा शेयरधारक की क्षमता का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो ओनर्स इक्विटी होती है, शेयरधारी होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो अंश पूंजी होती है उसमें हिस्सा नहीं माना जाता किसको? रिटेन अर्निंग प्रतिधारित आय, कैपिटल स्टॉक पूंजी स्कंद, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कुल राशि पर अतिरिक्त भुगतान किया गया, लोन्स पेएबल, देय। तो यहाँ पर क्या चीज ओनर्स इक्विटी में नहीं शामिल की जाएगी या शेयर होल्डर्स इक्विटी में शामिल नहीं की जाएगी? जो लोन्स पेएबल होते हैं, देय ऋण होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी तीनों भी चीजें जो होती है वो ओनर्स इक्विटी में या फिर शेयर होल्डर्स फंड में आती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when actual loss is less than predetermined loss, the difference is known as। यदि वास्तविक हानि पूर्वनिर्धारित हानि से कम हो तो यह भेद कहलाता है। यानी कि जो एक्चुअल में लॉस हुआ है और जो हमने पहले से प्रीडिटरमाइन यानी पहले से ये अंदाजा लगाया था, एक अनुमान लगाया था कि इतना लॉस हो सकता है, उससे कम लॉस हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, नन ऑफ दिस। तो इस तरह का लॉस क्या हो जाता है आपका? अबनॉर्मल गेन कहलाएगा, क्योंकि जितना आपने सोचा था उससे कम आपका लॉस हुआ है, तो डिफरेंस जो है वो आपकी लाभ हो जाएगा, असामान्य लाभ, अबनॉर्मल गेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग इज प्रतिधारित आय है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाभ का विनियोग, एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट लाभ का अनुमान, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट लागत का अनुमान, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जो रिटेन अर्निंग होती है, प्रतिधारित आय होती है, वो क्या होगी? तो जो प्रतिधारित आय होती है तो संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले के टाइम में
जो पहले के वर्ष थे, ईयर्स थे, उसमें जो उसने लाभ कमाया था, उसको जो प्रॉफिट हुआ था, उसका एक हिस्सा होती है जिसको कि उसने डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा है, नहीं दिया है, तो वो निवेश के लिए या लाभांश बांटने के लिए उसे अलग से अपने पास रख सकती है, तो वो हो जाता है आपका प्रतिधारित आय। तो ये लाभों का एक विनियोग है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ Autolite Limited shows the balances of previous and current year of retained earning rupees 25,000 and rupees 35,000. If dividend paid during the current year amount to rupees 5,000, then profit earned during the year will be. Autolite Limited की संक्षिप्त यानी कि जो बैलेंस शीट है वो पिछले और चालू वर्ष की जो प्रतिधारित आय है उसकी शेष राशि 25,000 रुपए है, और जो पिछले वर्ष की और जो करेंट ईयर है उसकी जो रिटेन अर्निंग है वो 25,000 और 35,000 की दिखा रही है। यदि चालू वर्ष जो आपका करेंट ईयर चल रहा है उसमें जो लाभांश है वो 5,000 रुपए का पे किया गया है, तो आपको ये बताना है कि जो अभी करेंट ईयर चल रहा है उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। यहाँ पर इसको निकालने के लिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसको निकालने के लिए क्या करना है, अर्न प्रॉफिट कितना है 35,000 का, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 25,000, आप उसको लेस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा बिफोर पेइंग डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आया, कितना हो जाएगा 10,000 का, और प्लस आप पेमेंट जो है अभी डिविडेंड का जो आपने किया था 5,000 का उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट आया है अभी करंट में हमने अर्न किया है, वो हो जाएगा हमारा 15,000 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला 1 - T1 EPS upon MP into 100 may be used for। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला आपका दे रखा है, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है या किस लिए यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल समता पूंजी की लागत निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग प्रतिधारित आय की लागत निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल अधिकांश पूंजी की लागत के लिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल पूंजी की लागत के लिए। तो आपको ये बताना है जो फॉर्मूला दे रखा है वो कहाँ यूज होता है या किस चीज को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला यूज होता है आपका जो रिटेन अर्निंग होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्योंकि जितनी भी आप कैपिटल लगी होती है उस सबका भी एक लागत आती है, कॉस्ट आती है, इसीलिए इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो उन सबका या डिबेंचर्स हो तो उन सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, तो रिटेन अर्निंग की भी निकाली जाती है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिटेन अर्निंग का, प्रतिधारित आय का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, earnings that have a cumulative amount are not paid to the stockholder as a dividend is known as। प्राप्तियां जो एक संचित राशि है और अंशधारकों को लाभांश के रूप में नहीं दी जाती हैं, क्या कहलाती हैं। यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है। अभी मैंने आपको समझाया था रिटेन अर्निंग के बारे में कि जो पिछले कई वर्षों का जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसको संचित करके रखा जाता है, वो रिजर्व में रखा जाता है और उसे लाभांश के डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा जाता है, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग प्रतिधारित आय। तो एक आंसर होगा यहाँ पर प्रतिधारित प्राप्ति यानी कि रिटेन अर्निंग। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ 12 दिसंबर विल अपीयर ऑन। 12 दिसंबर माह का अदद किराया दिखाया जाएगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक रोकड़ पुस्तक के क्रेडिट पक्ष में, आइदर साइड किसी भी पक्ष में दिखा सकते हैं या फिर नोवेयर कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा। तो जो आपकी कैश बुक बनती है, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने अपलोड करी थी वहाँ कैश बुक के बारे में आपको बताया था, जो कैश बुक बनाई जाती है वहाँ सारी जो भी नगद में जो भी कैश में आपने पेमेंट किए हैं या जो भी आपको कैश में रिसीव हुआ है सिर्फ उसको ही दिखाया जाता है, बाकी चीजों को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो उसे आप जो कैश बुक बनाएंगे उसमें कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे, ना ही रिसीविंग में ना ही पेमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती। परचेज, ग्रॉस लॉस, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में क्या क्या दिखाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, परचेज दिखाते हैं, जो आपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट किए होते हैं वो दिखाया जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो दिखाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है तो परचेज भी दिखाएंगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसको भी दिखाएंगे और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको भी दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे, जो ग्रॉस लॉस दे रखा है यानी कि जो सकल हानि है उसे नहीं दिखाते हैं।
सकल हानि किसमें दिखाई जाती है? जो आपका क्रेडिट साइड होता है वहां दिखाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे ये नहीं दे रखा क्रेडिट में या डेबिट में, बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है नहीं की जाती ये पूछा गया है। पावर एंड फ्यूल, शक्ति और ईंधन, सैलरीज टू ऑफिस स्टॉफ, कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन, रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी की मरम्मत, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कार, कार्यालय कार पर मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर कौन सी मत को दिखाया जाता है? जो पावर एंड फ्यूल दे रखा है, शक्ति और ईंधन, उसको ही दिखाया जाएगा। बाकी कोई भी चीज जो होगी वो, बाकी जितनी भी चीजें सब किस में जाती हैं, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर दिखाई जाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर पूछा है आपसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके डेबिट साइड में क्या चीज नहीं दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो ऑडिट फीस, ऑफिस रेंट और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तीनों ही दिखाए जाते हैं डेबिट साइड में। लेकिन जो आपके कैरेज इनवर्ड दे रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, बल्कि कहाँ दिखाया जाता है? जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं वहां पर हम जो डेबिट साइड होता है उसमें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आंसर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इस वजह से। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹18,000, परचेजेस 78,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,06,000 एंड सेल्स 1,49,000। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी अगर जो प्रारंभिक स्टॉक है वो 18,000 का दे रखा है, क्रय 78,000 का है, बेची गई वस्तुओं की लागत 1,06,000 की है और साथ ही जो विक्रय है वो 1,49,000 का है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है वो निकालना है। 44,000 प्रॉफिट, 42,000 प्रॉफिट, 43,000 प्रॉफिट या फिर 43,000 का लॉस। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को मतलब ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको बता दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट ही पता चल गया है और सेल दे रखी है तो सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। यहाँ पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस है उसको देखना ही नहीं है, सिंपल है बहुत, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर जो सेल है उसमें से डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दीजिए, आपका निकल आएगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल हमारी क्या है? 1,49,000 की है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,06,000 का है। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 43,000 का प्रॉफिट आएगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नेट प्रॉफिट is 20,000 and gross profit is 35,000 and there are no incomes other than sales turnover, how much shall be the indirect expenses shown in the profit and loss account। आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपको नेट प्रॉफिट बताया है 20,000 का और आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है 35,000 का, और यहाँ पर कह रहा है कि जो सेल्स को जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालने हैं। क्योंकि आपको पता है जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और नेट प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे निकालते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसकी। और नेट प्रॉफिट निकल के, क्योंकि डेबिट या आपका क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में निकल करके बैलेंस शीट फिगर में आता है। तो ऑलरेडी दे रखा है तो हम इसे नोट कर लेंगे, 20,000 का आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? जो 35,000 में से 20,000 आप लेस कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 15,000। तो यही 15,000 हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसमें कुछ आपको नहीं करना है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे चीजों को रख करके आपको निकालना है। कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों प्रॉफिट देख करके, तो बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब कैसे निकल करके आती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।